स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका एसबीसी न्यूज में। आप देख रहे हैं आज के फटाफट बड़ी खबरें। एक नजर डालेंगे आज की उन बड़ी खबरों के हेडिंग्स पर। अहमदाबाद निकाय चुनाव के लिए ओवैसी ने भारतीय ट्राइबल पार्टी से किया गठबंधन, कांग्रेस ने उठाए सवाल। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए यूपी में निकाली जाएगी साइकिल रैली। यूपी में बिना बोर्ड परीक्षा कराए अपलोड होगा हाई स्कूल आंतरिक मूल्यांकन का अंक। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का दिल्ली एम्स में इलाज शुरू, कार्डियो न्यूरो सेंटर में है भर्ती। किसान ट्रैक्टर परेड 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे 3 लाख ट्रैक्टर। भारत चीन गतिरोध पर बातचीत के लिए आज मिलेगा सैन्य कमांडर, नवंबर में हुई थी आखिरी बैठक। दक्षिण अफ्रीका ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को मंजूरी दी, भारत भेजेगा 15 लाख डोज। यूपी गेट पर बढ़ रही किसानों की संख्या, बिजनौर से पहुंचा 300 ट्रैक्टरों का जत्था, राकेश टिकैत की सुरक्षा बढ़ाई गई। कश्मीर बर्फबारी में फंसी मां और नवजात के लिए सहारा बनी सेना, 6 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचाया। दिल्ली से सिक्किम हवाई सेवा 1.5 साल बाद फिर बहाल। यूपी पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान जल्द, निर्वाचन आयोग ने जारी की फाइनल मतदाता सूची, इस बार इतने बढ़े वोटर। विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचे पीएम मोदी, नारे लगने पर नाराज हुई ममता बनर्जी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे एसबीसी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो चलिए दोस्तों आज की उन बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहली बड़ी खबर गुजरात से निकल कर आ रही है, जहां अहमदाबाद निकाय चुनाव के लिए ओवैसी ने भारतीय ट्राइबल पार्टी से किया गठबंधन, कांग्रेस ने उठाए सवाल। अहमदाबाद में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों से पहले ही पार्टियों में सियासी हलचल तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने गुजरात में अपने डेब्यू की औपचारिक घोषणा कर दी। AIMIM ने गुजरात की भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन किया है। ये गठबंधन आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करेगा। साथ ही पार्टी ने गुजरात कांग्रेस के पूर्व विधायक साबिर काबलीवाला को अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। लेकिन अब इस गठबंधन के बाद कांग्रेस में हलचल मच गई है और पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीतिक वजहों से आजम खान के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। पार्टी उनके साथ खड़ी है। जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए पार्टी बजट के बाद पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू करेगी। इस दौरान प्रदेश में साइकिल रैली निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि आजम खान के परिवार के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज कराए गए हैं उनको लेकर पार्टी ने हर स्तर पर अपना विरोध जताया है। शुक्रवार को रामपुर में आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा से मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव जौहर यूनिवर्सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आजम खान ने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनवाई, लेकिन कोई भी सुंदर चीज भाजपा को अच्छी नहीं लगती। अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा कि भाजपा का सिद्धांत है ठोक दो, बर्बाद कर दो, बुलडोजर चलवा दो। अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी नहीं होती, विधानसभा में कहते हैं कि ठोक देंगे। यूपी बोर्ड की ओर से 25 जनवरी से हाई स्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन, नैतिक शिक्षा, खेल एवं शारीरिक शिक्षा, इंटरमीडिएट की खेल एवं शारीरिक शिक्षा के अंकों को विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से अपलोड करने को कहा है। कोरोना महामारी के चलते पूरे साल बंद रहे स्कूलों में बच्चों के नहीं आने से हाई स्कूल की आंतरिक मूल्यांकन की परीक्षा पूरी नहीं कराई गई। अब स्कूल के प्रधानाचार्य बिना परीक्षा कराए आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को अपलोड करेंगे। ऐसे में बिना परीक्षा कराए ही अंक दे दिए जाएंगे। अक्टूबर से 9वीं से 12वीं तक के कक्षाएं शुरू होने के बाद भी बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे। ऐसे में आंतरिक मूल्यांकन की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी। बोर्ड की ओर से आंतरिक मूल्यांकन के लिए तिथि घोषित करने के बाद अब छात्रों और स्कूल वालों की परेशानी बढ़ गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को कल दिल्ली ले जाया गया। लालू प्रसाद को एम्स में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कार्डियो न्यूरो सेंटर विभाग में लालू प्रसाद का इलाज शुरू हो गया। तबियत अधिक खराब होने के बाद लालू प्रसाद को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया था। साथ में राबड़ी देवी भी गई थी। दिल्ली एयरपोर्ट से फिर लालू को सीधे एम्स ले जाया गया, जहां पर जाते ही उनका इलाज शुरू कर दिया गया। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद रिम्स में भर्ती थे, लेकिन उनकी तबियत और खराब हो गई। मेडिकल बोर्ड ने दिल्ली एम्स में इलाज कराने का फैसला लिया है, जिसकी अनुमति जेल प्रशासन ने भी दे दी थी। जेल प्रशासन ने दिल्ली एम्स में 1 माह रहकर लालू को इलाज कराने की अनुमति दे दी। लालू प्रसाद को दिल्ली भेजने से पहले रिम्स में मेडिकल बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में 8 विभागों के डॉक्टर शामिल थे। बैठक के फैसले के बाद ही दिल्ली एम्स भेजने का निर्णय लिया गया। मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट जेल प्रशासन को सौंप दी है, जिसके बाद जेल प्रशासन ने दिल्ली भेजने का फैसला किया।
आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को सांस लेने में परेशानी हो रही है। डॉक्टरों ने कोरोना का टेस्ट भी कराया। आपको बता दें कि अगली बड़ी खबर किसान आंदोलन से है, जहां 26 जनवरी की सड़कों पर दिल्ली में 3 लाख ट्रैक्टर उतारने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ में नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन में किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से यूपी गेट यूपी दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के ट्रैक्टर पहुंचने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से करीब 300 ट्रैक्टरों का जत्था किसान नेता दिगंबर सिंह के नेतृत्व में आंदोलन स्तर पर पहुंचा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसानों के फोन उनके पास आ रहे हैं। शुक्रवार और शनिवार की रात इस तरह के कई फोन आए। किसानों ने उनसे पुलिस द्वारा रोके जाने की शिकायत भी की। शनिवार को महाराष्ट्र के विदर्भ में तंग होली के चलते मौत को गले लगाने वाले किसानों की करीब 1 दर्जन विधवाएं यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन स्थल पर पहुंची। इन सभी महिलाओं ने अपने हाथों में ली तख्तियों पर अपने पतियों की फोटो लगाई हुई थी। भारत चीन गतिरोध पर बातचीत के लिए आज मिलेंगे सैन्य कमांडर। नवंबर में हुई थी आखिरी बैठक। 2.5 महीनों से ज्यादा लगभग के बाद एक बार फिर भारतीय और चीनी सैन्य कमांडर लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जारी तनाव को लेकर बातचीत के लिए रविवार को बैठक करने वाले हैं। लद्दाख में पिछले साल मई महीने में हुई झड़प के बाद से ही दोनों तरफ हजारों की संख्या में सैनिक तैनात है। LAC के दोनों तरफ 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कोई चर्चा न होने के बीच किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए दोनों पक्ष हॉटलाइंस और अन्य तरीकों से काम कर रही है। हाल ही में भारत ने चीनी 2 सैनिकों को वापस भेजा जो रास्ता भटककर LAC पार कर भारतीय इलाके में घुस आए थे। रविवार को सैन्य अधिकारियों के बीच होने वाली बैठक में विदेश मंत्रालय के एक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। पिछली बार भारत चीन के बीच सैन्य कमांडर्स की बैठक 6 नवंबर को हुई थी, जबकि WMCC के जरिए आखिरी बार बातचीत 18 दिसंबर को हुई। पिछले साल चीन की घुसपैठ की कोशिश के बाद मई में दोनों सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख के इलाकों में आमने सामने के हालात पैदा हो गए थे। हालांकि जब चीन ने अपने सैनिकों को पीछे लेने से इनकार किया तो दोनों पक्षों ने ही पूर्वी लद्दाख में बड़ी संख्या में सैनिकों का जमावड़ा कर लिया और टैंक और आर्टिलरी तैनात कर दी। दक्षिण अफ्रीका ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को मंजूरी दी। भारत भेजेगा 15 लाख डोज। अब दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग ने भी भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट कुछ दिनों में दक्षिण अफ्रीका को 15 लाख कोविशील्ड की डोज सप्लाई करेगा, जिसे हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के 14 लाख से भी ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि 14,000 लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ हर दिन औसत 12,000 नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। भारत ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वह श्रीलंका और 8 अन्य देशों भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेशेल्स, अफगानिस्तान और मॉरिशस को अनुदान सहायता के तहत कोविड-19 टीके भेजेगा। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने संकेत दिया कि अफ्रीकी राजदूतों के साथ उनकी बातचीत में वैक्सीन और रिकवरी को लेकर भी बातचीत हुई है। आपको बता दें कि अगली बड़ी खबर कश्मीर से है, जहां भारतीय सेना की दरियादिली की एक और खबर आ रही है, जहां देश के वीर जवानों ने एक नवजात शिशु और उसकी मां का रेस्क्यू कराया। घटना कुपवाड़ा जिले की है, जहां एक मां अपने नवजात शिशु के साथ भारी बर्फबारी के बीच एक अस्पताल में फंस गई थी, जिन्हें भारतीय सेना ने 6 किलोमीटर तक अपने कंधे पर बिठाकर उनके घर तक पहुंचाया। आप फोटो की सहायता से देख सकते हैं कि किस तरह भीषण परिस्थितियों से लड़ते हुए भारतीय सेना के जवान महिला को कंधे पर ले जाते हुए पैदल चल रहे हैं, जबकि घनघोर बर्फबारी हो रही है। दिल्ली से सिक्किम के लिए सीधी हवाई सेवा करीब 1.5 साल बाद फिर से शुरू हो गई है। शनिवार को स्पाइस जेट का एक विमान दिल्ली से 57 यात्रियों को लेकर यहां पैगयांग एयरपोर्ट पर उतरा। विमान के स्वागत के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री M.K. शर्मा, पर्यटन विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी मौजूद थे। वापसी में यह विमान अपने साथ 12 यात्री लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां शनिवार को निर्वाचन आयोग ने फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी। यूपी पंचायत चुनाव के मद्देनजर जारी की गई वोटर लिस्ट में 12,27,99,686 मतदाता है। पिछले 5 सालों में 84 लाख वोटर्स बढ़े।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी से लेकर कांग्रेस, सपा, बसपा, अपना दल, आम आदमी पार्टी और साथ में AIMIM सहित तमाम विपक्षी पार्टियां शामिल है। उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को पूरा हो गया। 3 जनवरी 2021 को जिला पंचायत अध्यक्ष जबकि 17 मार्च को क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया। और आखिरी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के बाद कोलकाता पहुंच गए, जहां उन्होंने क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरी बार PM बनने के बाद मोदी का पश्चिम बंगाल का पहला दौरा है। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद थी, लेकिन ममता के मंच पर पहुंचते ही नारेबाजी शुरू हो गई। इसको लेकर ममता बनर्जी नाराज हुई। उसके बाद वे बोली कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, यह सरकारी कार्यक्रम है, किसी कार्यक्रम में बुलाकर अपमान करना ठीक नहीं। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरें बस यहीं तक। आपका हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।